या वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि कल शाम को हम लोग जो क्लास ले रहे थे वो सोनेट नंबर 138 था, शेक्सपियर का सोनेट नंबर 138। एंड यू विल कम टू नो कि वो जो सोनेट था, उस पार्टिकुलर सोनेट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट रहा है कि शेक्सपियर ने जो सोनेट है, उस सोनेट में उन्होंने क्या क्या बताया है। क्योंकि जो पोयम है, उस पार्टिकुलर पोयम की कुछ ब्यूटी होती है। तो बीइंग अ स्कॉलर, बीइंग अ क्रिटिक, बीइंग एन ऑब्जर्वर, we all have to go with the beauty of the poem कि what do we find in that poem। तो अभी मैं ये बता रहा था कि वी ऑल आर अल्टीमेटली प्रिपेयरिंग फॉरवर्ड एल टी जी आई सी। जी आई सी जो एल टी है, मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो एक क्लास है, उस क्लास में वी ऑल हैव ज्वाइंड, मीन्स इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के अगर हम बात करें तो उसमें चार चीजों पे फोकस किया गया है। एक तो जो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स है, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स का मतलब कि पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेके बात की गई है। वो सारे हम लोग समझते हैं कि रिनेशा है, रोमांटिसिज्म है, एलिजाबेथन एज है, रिफॉर्मेशन है, विक्टोरियन एज है, नियो क्लासिकल एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज। वो सब चीजों को एक सेक्शन है जो स्टडी करना है। इससे रिलेटेड मेरे काफी वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, बहुत ही सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। कई बार मैंने कहा कि मैं उसका लिंक शेयर करूंगा, लेकिन मैं एलटी को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चला रहा हूँ। सिस्टमेटिक ढंग का एकमात्र पर्पज यही है कि मैं एक सेक्शन को उठा रहा हूँ और उसी से रिलेटेड मैटर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्डेड वीडियोस में अगर आप देखेंगे, 24 अगस्त को पहली क्लास चली थी, बीच बीच में बहुत गैप भी हुआ था। तो जो पहली क्लास चली थी उसमें यही था कि हाउ टू प्रिपेयर एल टी जी आई सी करके, उसमें सिलेबस को लेके बात की गई थी। उसमें जो है कुछ बुक्स वगैरह रिकमेंड किया गया था, स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाई गई थी। उसी स्ट्रेटेजी, मिनट ज्यादा से ज्यादा, कि चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, पोयम को पढ़ने का एक तरीका होता है। जब आप पोयम को पढ़ते हैं तो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, सबसे पहली चीज की, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोयम। पोयम का कंपोजर कौन है? आज जो आप पोयम पढ़ रहे हैं उसके कंपोजर का नाम क्या है? विलियम शेक्सपियर। इट मीन्स दैट यू हैव टू नो अबाउट विलियम शेक्सपियर। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू गो इन अ वेरी डिटेल्ड वे। सबको ये पता है कि 1564 में जन्म हुआ, 1616 में मौत हुई, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 ईस्वी तक रहा। वी ऑल नो इट वेरी वेल। लेकिन उनके एज को लेकर के कल भी मैंने डिस्कस किया था कि 37 प्लेज उन्होंने लिखा, 154 सोनेट लिखा, लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स रहा है। उनका एज जो था वह लिटरेचर के हिसाब से बहुत ही, आप कह सकते हैं कि प्रोलिफिक एज था। जो है एक ऐसा एज जिसमें वी फाइंड द कल्टीवेशन ऑफ लिटरेरी लैंड, वी फाइंड सो मेनी, यू कैन से कि ग्रेट फिगर्स, सो मेनी ह्यूज पर्सनालिटीज। उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी अगर आप ये बात करेंगे कि अगर आप ये सोनेट ले रहे हैं, ये पोयम ले रहे हैं, तो फर्स्ट यू मस्ट नो हु इज द कंपोजर, विच एज ही बिलोंग्स। उसके कंपोजर कौन है, किस एज से बिलोंग करते हैं। जो पैटर्न आथर की स्टडी का टीजीटी में था, जो पैटर्न आथर की स्टडी का पीजीटी में था, वैसे ही पैटर्न अबाउट द आथर यू हैव टू डेवलप। ऑलरेडी यू नो, यू ऑल आर द ल्यूमिनरीज, यू ऑल आर द स्कॉलर्स, यू ऑल आर द पाथ मेकर्स। उसके लिए शमीम को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको हम गाइड अप करें यहाँ पर। ऑलरेडी आप जानते हैं कि उनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, मदर का नाम मेरी आर्डन शेक्सपियर, वाइफ एनी हैथावे, बेटा बेटी और तमाम चीजें। तो उसके लिए वो नहीं, उनका जर्नी कैसे हुआ, डियर कोचिंग कैसे हुई, क्रिटिक्स उनके बारे में क्या करते हैं। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बस वही खेल है कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है। एलटी में जो भी क्वेश्चन आएगा वो टेक्स्ट स्पेसिफिक होगा, वो टेक्स्ट स्पेसिफिक होगा। लेकिन जो है फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो आथर से भी रिलेटेड हो सकते हैं और आथर के एज से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो देर आर थ्री डायमेंशंस टू स्टडी एनी पोएट, टू एनी पोएम। किसी भी पोयम को, किसी भी पोएट को स्टडी करने का तीन डायमेंशन है। मैं केवल पोयम और पोएट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अभी मैं ना ड्रामेटिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ना मैं प्रोज राइटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, नीदर आई एम टेलिंग यू एनीथिंग रिलेटेड टू नॉवेल।
और नॉवेलिस्ट। वो तीन डायमेंशन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ पोयम, हु हैज रिटन दैट पोयम, एंड द कंपोजर बिलोंग्स टू विच एज। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, जब भी आप किसी पोयम को पढ़ेंगे, व्हाट टाइप ऑफ पोयम, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोयम, विच एज ही बिलोंग्स। है, इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। पोयम के कंपोजर कौन है, शेक्सपियर है, किस एज से बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। ये सब जानकारी आपको है। अब उसके बाद एलिजाबेथन एज से अगर आप वो बिलोंग करते हैं तो उस एज से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। एलिजाबेथन एज का मतलब एज ऑफ रिनेशा, क्योंकि रिनेशा इंग्लैंड में 16 सेंचुरी में आता है, रिनेशा फ्रांस में 15 सेंचुरी में आता है, रिनेशा जो इटली से शुरू होता है वह वहां 14 सेंचुरी में आता है। तो आई विल कनेक्ट कि रिनेशा कैसे शेक्सपियर से जुड़ा है, रिनेशा कैसे सोनेट से जुड़ा है, और सोनेट कैसे शेक्सपियर और उनके पहले के लोगों से जुड़ा हुआ है। यस्टरडे आई ट्राइड माय बेस्ट टू कनेक्ट यू, बट ड्यू टू द पुअर कनेक्टिविटी आई कुड नॉट कंप्लीट माय लेक्चर, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप उनके एज के बारे में बात करेंगे तो उनकी एज का don't have to go with the political point, you don't have to go with the economic changes development। ठीक ग्रोथ आ जाए तो अपनी जगह है, बट यू शुड ट्राई टू नो हु वर द कंटेम्परेरी राइटर्स, उनके जमाने में कौन थे। हल्का समय बाद बता दूं, कल भी मैंने ये नाम लिया हुआ था कि बगैर फ्रांसिस बेकन का नाम लिए हुए शेक्सपियर और उनका एज कंप्लीट नहीं होगा। ये आपको मैं पढ़ा चुका, मैं इशारा, बेकन का नाम बगैर लिए हुए शेक्सपियर और उनका एज कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? जितना बड़ा कद जो है शेक्सपियर का ड्रामा और सोनेट के फिल्म में है, उतना बड़ा ही कद जो है फ्रांसिस बेकन का जो है एसे और एसेइस्ट के रूप में है। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि कैसे चीजों को लिंक किया जा रहा है। कोई भी लेक्चर अगर लिया जाता है तो वो लेक्चर केवल उसी सिलेबस तक, उसी पोयम तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसका एक डायमेंशन होता है, एक दायरा होता है। यू हैव टू इंक्लूड दोज पॉइंट्स। अब हम यहाँ बेकन पे बात नहीं करेंगे। 1597, 1625 वो सब मेरे लेक्चर में अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी है, रिकॉर्डेड वीडियोस है कि मैंने बेकन को कंप्लीट किया था, उनका ऑफ स्टडीज मैंने पढ़ाया था, और पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है। अब दूसरा चीज ये है कि ये तो प्रोस की बात हो गई, लेकिन पोइट्री में बगैर एडमंड स्पेंसर का नाम लिए हुए शेक्सपियर का एज नहीं कंप्लीट होगा। You have to keep in your mind, if you are talking about William Shakespeare, you have to remember, you have to go with some points, you have to highlight the significant point, the important point related to Edmund Spenser। एडमंड स्पेंसर को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। पोएट्स के अलावा जो है उनका एक बड़ा कद है, जिसमें उनका कलेक्शन ऑफ द पोएम एमोरिटी है, 88 सॉनेट्स उन्होंने लिखा है। कल भी मैंने बताया था एलिजाबेथ बॉयल को लेकर के। मैंने इसके अलावा शेफर्ड्स कैलेंडर की बात अपने पहले के लेक्चर में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जब मैं पढ़ा रहा था, तो आई टॉक्ड अबाउट शेफर्ड्स कैलेंडर। मैंने एपिथैलेमियन को लेकर बात किया था, मैंने प्रोथैलेमियन को लेकर के बात किया था, मैंने इसके अलावा फेरी क्वीन को लेकर के मैंने बात किया था। तो जो इतना ज्यादा जो बड़ी पर्सनालिटी है जो उसी एज से बिलोंग करती है, यू कांट लीव। क्वेश्चन कैसे पूछा जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप कहेंगे अगर फेरी क्वीन से क्वेश्चन आता है तो मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं। फेरी क्वीन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एमोरिटी से जरूर पूछ लेगा। क्यों? चूंकि एमोरिटी सोनेट है, और एमोरिटी जो सोनेट है एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, और वह सोनेट जो है आपका क्या होगा, क्वेश्चन क्यों बनेगा? चूंकि आप सोनेट की स्टडी कर रहे हैं, सोनेट इज द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो यू हैव टू नो। और बगैर नाम सर फिलिप सिडनी का लिए हुए शेक्सपियर का एज कंप्लीट नहीं होगा। सर फिलिप सिडनी क्यों इंपॉर्टेंट है? कल भी मैंने बताया था, एस्ट्रोफेल एंड स्टे कलेक्शन ऑफ सोनेट। सर फिलिप सिडनी को लेकर के कल भी मैंने बात किया था कि सर फिलिप सिडनी जो है एक क्रिटिक के रूप में भी याद किए जाते हैं, पोएट के रूप में भी याद किए जाते हैं, और सबसे बड़ा चीज की ही वाज you can say statesman। He played a very important role in the court of Queen Elizabeth। तो सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन। अब उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये तो शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे, लेकिन शेक्सपियर से पहले भी कुछ नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें से एक नाम कल मैंने डिस्कस किया था, सर थॉमस यॉट।
जिन्होंने सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया है। दूसरा नाम मैंने आपसे डिस्कस किया था हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे, जिन्होंने सोनेट के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, 3 क्वार्टेंस का यूज किया, एक कपलेट का यूज किया है। तो सर थॉमस यार्ड, हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे और उनकी उस कलेक्शन को टॉटल्स मिससेलेनी के नाम से जाना गया। सिडनी का जो सोनेट का कलेक्शन था उसको एस्टॉफेल एंड स्टेला के नाम से जाना गया। स्टेला उनकी बिलव्ड पेनिलोप डेवरेक्स का नाम था। एमोरिटी जो कलेक्शन ऑफ सोनेट है वो किसका था? वो आपका एडमंड स्पेंसर का, जिसमें 88 सोनेट्स हैं। उन्होंने अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट किया। उसके अलावा जो है मैंने और आगे भी बढ़े थे, शेक्सपियर के बाद का भी मैंने एक नाम लिया था जिसका नाम था जॉन डन। जॉन डन का कलेक्शन ऑफ सोनेट, हॉली सोनेट, जिसमें रिलीजियस पॉइंट आप पाते हैं। फिर मैंने जॉन मिल्टन तक को भी मैंने लेके बात किया था कि जॉन मिल्टन का सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो आज मुझे कवर भी करना है। आप एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, या हमें बात करना चाहिए कि वाई आर वी टॉकिंग, इस पार्टिकुलर चीज को हम क्यों बात कर रहे हैं, या इस पार्टिकुलर चीज का मकसद क्या है। आपको लेक्चर देना एक और चीज है, लेकिन लेक्चर की ब्यूटी तब समझ में आती है जब सारे पॉइंट्स एक लेक्चर में लिंक और ये बताने की कोशिश की जाए कि इस पार्टिकुलर पॉइंट का इससे रिलेशन कैसे है। तो आई एम लिंकिंग हियर all the points, I'm giving you all the information related to this particular सोनेट से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर सेंटर में आपका स्टार मीन्स अगर सन है, तो सन की शाइनिंग ठीक है अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा देयर आर सो मेनी स्टार्स, बहुत सारे और भी स्टार्स हैं। तो अगर आज की लेक्चर के स्टार शेक्सपियर हैं, तो शेक्सपियर के इर्द गिर्द भी कुछ लोग हैं जिनकी रोशनी से शेक्सपियर चमके होंगे, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिलेबस में शेक्सपियर है तो स्पेसिफिक यू हैव टू, आप शेक्सपियर की पोयम को स्पेसिफिक हो सकते हैं, बट यू कांट इग्नोर दोज पर्सन, दोज फिगर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो मैं आपको मिल्टन तक ले गया, शेक्सपियर से पहले भी ले गया, लेकिन एक नाम अगर आप सोनेट को पढ़ेंगे, पेट्रार्च, फादर ऑफ सोनेट, नॉट फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, फादर ऑफ सोनेट, और जो इटली से बिलोंग करते हैं, 14th सेंचुरी के पोएट थे, ह्यूमनिस्ट थे। उनकी सोनेट में लव है, ब्यूटी है, इमेजिनेशन है। उन्होंने सोनेट अपनी बिलव्ड लाउरा को लेकर के उन्होंने बात किया है, अपनी बिलव्ड को लेकर के। एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट अ पर्सनालिटी ही वाज, कि ऐसा कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के वो पहले ह्यूमनिस्ट रहे हैं, ठीक है, दुनिया के पहले ह्यूमनिस्ट थे, उनको उन्होंने काम किया, लेकिन उनका ह्यूमनिज्म दुनिया की नजर में कब आता है? उनका ह्यूमनिज्म दुनिया की नजर में तब आता है जब रिनेशा शुरू होता है। रिनेशा कब शुरू होता है? 1453 में, व्हेन तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, उस अटैक के बाद जो है, जो राजधानी में साइंटिस्ट थे, पेंटर्स थे, ह्यूमनिस्ट थे, दे लेफ्ट दैट प्लेस एंड वेंट टू फ्रांस। तो दुनिया की नजर में अगर आए होंगे, पेट्रार्च भी आए होंगे, तो इस मूवमेंट के बाद आए थे। रिनेशा के बाद द पीपल केम टू नो अबाउट पेट्रार्च, या पेट्रार्च जैसी शख्सियत के बारे में। तो शेक्सपियर पर आखिर पेट्रार्च का क्या प्रभाव? अगर हम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो पेट्रार्च की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि शेक्सपियर के जिस 154 सोनेट की बात आप कर रहे हैं, उसकी शुरुआत करने वाले आदमी का नाम पेट्रार्च ही था दुनिया में। और जो सब्जेक्ट मैटर विच यू सी इन द सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, to some extent the same thing, the same spirit, the same beauty you find in the sonnets of Petrarch। वहां पर भी लव है, ब्यूटी है, इमेजिनेशन है, सब्जेक्टिविटी है, पर्सनालिटी है, ओवरफ्लो ऑफ द इमोशन है और फीलिंग्स, दीज थिंग्स वी फाइंड। वहां पे भी बिलव्ड को एड्रेस किया गया है, बिलव्ड का, दीज थिंग्स यू कम टू नो। बट अगेन वही क्वेश्चन है कि आखिर वहां से जर्नी शुरू हुआ तो शेक्सपियर तक आते आते क्या उस जर्नी में कोई परिवर्तन आता, या सोनेट की जो जर्नी या सोनेट की जो शुरुआत, यू कम अल्टीमेटली इट वाज स्टार्टेड बाय हुम, इट वाज स्टार्टेड बाय दिस मैन पेट्रार्च। तो पेट्रार्च के बाद कितना तब्दीली आपको देखने को मिलती है? सबसे पहली तब्दीली जो देखने को मिलती है कि 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट। जिस आदमी ने ऑक्टेव से शुरू किया, सेस्टेट से शुरू किया, एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पेट्रार्च के सोनेट में 14 लाइन को जो डिवाइड किया गया, वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया गया। ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा,
सेस्टेड 6 लाइन्स स्टैंजा। लेकिन जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हेनरी होवर्ड लवसरे ने उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब उस स्ट्रक्चर में उन्होंने 3 क्वार्टेट्स और एक कपलेट का यूज किया। राइम स्कीम भी चेंज हो गया। वहां पे पेट्रार्च का राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी या समटाइम्स सी डी सी। बट हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड ए बी सी डी ई एफ जी। तो एक वो भी पैटर्न चेंज होता है। थीम में भी परिवर्तन आता है। थीम में अगर आपने देखा होगा लव आपको मिल जाएगा, ब्यूटी मिल जाएगी, लेकिन टाइम का यूज हो सकता है पेट्रार्च के सॉनेट में आपको ना मिले। लेकिन टाइम का सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंस या जो यूज बताया गया किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। तो मैंने बताया ना कि कोई चीज जब आती है तो कैसे ग्रेजुअली और स्लोली इट कम्स इन आवर लाइफ, इट कम्स इन आवर सोसाइटी एंड हाउ डू यू फाइंड चेंजेस। पहले जो है जो फोन आया था टू जी वाला आया, या उससे पहले उषा का जो बड़ा फोन आता था 1G आप कह सकते हैं, फिर छोटा वाला फोन 2G आया, फिर 3G 4G। अब नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि सून वी विल गेट 5G। फोन ही था लेकिन उस फोन को लाने वाला कोई और था, उसमें तमाम चेंजेस हुए। इन द सेम वे यू फाइंड कि सोनेट आया, लेकिन उस सोनेट के स्ट्रक्चर में यू फाइंड सो मेनी चेंजेस। तो ये सब चीजें, तो जिस आदमी ने वन हु हैज रिटन 154 सॉनेट्स डेडिकेटेड टू WH डार्क लेडी, एंड यू विल कम टू नो कि उसके अलावा क्यूपिड को लेके जिस तरह से उन्होंने बात किया है, तो उनके भी सोनेट में लव है, उनके भी सोनेट में ब्यूटी है, उनके भी सोनेट में इमोशंस है, फीलिंग्स है, पर्सनालिटी है। ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। उसके अलावा भी उनके सोनेट्स में एक इंपॉर्टेंट जो चीज है कि विच यू डोंट फाइंड आई थिंक कि और कहीं पे इतना देखने को मिलेगा, दैट वाज द अनलॉकिंग ऑफ हार्ट एंड सोल। अनलॉकिंग ऑफ हार्ट एंड सोल, इतना दिल से लिखे हुए हैं अपनी इमोशंस को, अपनी जज्बातों को, या जो उनका इजहार ख्याल है किसी चीज पर, जो इजहार ख्याल किसी भी टॉपिक को लेकर के, ऐसा लगता है कि रियली में कितना दिल से शेक्सपियर ने लिखा है। शुरू की लाइनों में उन्होंने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, फिर उनके जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो परवान चढ़ते हैं, लास्ट में उससे रिलेटेड कपलेट में वो काउंट करते हैं, आयम्बिक मीटर का यूज करते हैं। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दूसरा सेक्शन है जो हमें बात करना चाहिए कि जब भी आप किसी पोयम को समझते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मॉडर्न एज के एक बड़े क्रिटिक हैं जिनका नाम है आई रिचर्ड्स। आई रिचर्ड्स अपनी बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कहते हैं कि अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द पोयम यू हैव टू गो विद 2 पॉइंट्स, व्हाट हैज बीन सेड, हाउ हैज बीन सेड। क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है। क्या कहा गया है में उसका सब्जेक्ट मैटर कि पोएट किसके बारे में बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, ये दो चीजें व्हाट हैज बीन सेड में। पोएट किसके बारे में बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। पोएट किसके बारे में बात कर रहा है, पोएट जो है लव थीम को लेकर के बात कर रहा है, और वो लव थीम किससे रिलेटेड है, उसकी बिलव्ड से, वो उसका अपनी जो बिलव्ड है उसको लेकर के वो बात कर रहा है। ये होता है कि पोएट कैसे बात कर रहा है। पोएट ने उस पोयम को जो स्ट्रक्चर दिया, सोनेट का स्ट्रक्चर दिया है। सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, 40 लाइन्स पोयम होती है, और वो जो 40 लाइन्स पोयम होती है उसको 3 क्वार्टेट्स और एक कपलेट में बांटा गया है। उसका जो राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी है, उसमें सिमली है, उसमें मेटाफर है, उसमें आप कह सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन है, उसमें इमेजेस है, उसका अपना आप कह सकते हैं स्टैंजा फॉर्म है, वर्ड्स फॉर्म है। जो भी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का हिस्सा है जिसको कि मैंने कई बार डील किया है, और जो रेट्रिक और प्रोसोडी का उसके ऊपर उससे रिलेटेड भी मेरा लेक्चर जो है पड़ा हुआ है यूट्यूब पे कि रेट्रिक और प्रोसोडी को लेके मैंने टीजीटी पीजीटी में काफी बातें की थी, वो भी चीजें आप देखेंगे। तो मैं ओवरऑल यही इतना कहना चाहता हूँ कि इफ यू टेक एनी पोयम, इफ यू गो विद एनी पोयम, आपको कम से कम इतने सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। और जो अब अभी उस दिन आई थिंक कि आई डोंट नो कि समवेयर फ्रॉम गोरखपुर ही आस्क्ड मी कि व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट इफ यू एक्सप्लेन अ पोयम, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम। तो जो क्वेश्चन आएगा वो ये भी आ सकता है कि ये जो लाइन है, ये जो शब्द है, ये किसको रिफर कर रहा है। जब तक आप वर्ड बाय वर्ड नहीं जानेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट थिंग। ये चीजें ड्रामा नॉवेल से नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि ड्रामा या नॉवेल आपका कोई नॉवेल 400 पेज की है, कोई ड्रामा 200 पेज में लिखा गया, तो ड्रामा या नॉवेल की जो लाइनें हैं वो उठा के नहीं पूछी जा सकती एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन जो पोयम है वो छोटी, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता अंदर से।
तो हमें जो है, हम इस पैटर्न को ड्रामा की स्टडी के लिए तो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, हम इस पैटर्न को नॉवेल की स्टडी के लिए अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस पैटर्न को पोयम की स्टडी के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। यही रीजन है कि मैंने पहली बार शायद पहली बार, चूंकि पोयम स्पेसिफिक है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं जो भी पोयम पढ़ाऊं उसको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करते हुए, सारी चीजें बताते हुए, सारी चीजें करते हुए मैं चलूं। तो एक तो इतना मुझे बात आपसे करनी थी या पोयम से रिलेटेड चीजों को शेयर करना था। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी की अगर कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो यू कैन जस्ट से, फिर मैं पीडीएफ फाइल शेयर करके आपसे बात करूंगा। एनी क्वेरी सर और एनी सजेशन? जी रकीब। सर सर, जैसे कि हम लोगों में जो सर सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, जैसे कि सर शेक्सपियर है, उनके दो सोनेट है, एक और एक ड्रामा भी है सर। इसके अलावा सर जो उनका जो दूसरा वर्क है, क्या सर उसके बारे में पूछ सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस उससे रिलेटेड ये जरूर आ सकता है कि शेक्सपियर के जो चारों जो है ट्रेजिडीज है, वो चारों ट्रेजिडीज का डेट वगैरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाए, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। आपको जब आप उनके टेक्स्ट की बात करेंगे या उनके पोयम की बात करेंगे तो जो सिलेबस में है उसी को आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन शेक्सपियर की लाइफ को लेकर, शेक्सपियर के करियर को लेकर वही पैटर्न एडॉप्ट करना है जो आपने टीजीटी में एडॉप्ट किया था या पीजीटी का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन। यहाँ पे ओके, आपको थैंक यू। स्पेसिफिक होना, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक होना है, बस वही पोयम लेनी है, वही ड्रामा लेना जो सिलेबस में ओके सर। है। ओके। एक्सक्यूज मी सर। या विनोद भाई। सर नमस्कार। मैं सर ये शब्द आता है इसमें नमस्कार। सेजोरा, इसमें सोनेट में यूज होता है सेजोरा, शायद थोड़ा इसको सर एक्सप्लेन कर हाँ, दीजिएगा। जो सेजरा है, सेजरा का मतलब ये होता है कि पाज। सेजरा अगर आपने देखा होगा, ये जो यूज किया जाता है, ये हीरोइक कपलेट की लेन है। हीरोइक कपलेट जो इंट्रोड्यूस किया गया था चौसर के द्वारा, बाद में उसको पॉपुलर बनाया गया जॉन ड्राइडन के द्वारा, परफेक्ट बनाया गया अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। उसमें सेजरा, सेजरा एक पंक्चुएशन होता है, वो पंक्चुएशन कामा के रूप में आता है। इसका मतलब होता है ठहराव। इसका मतलब है कि अगर आप कोई पोयम पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ी देर के लिए आपको ठहराव करना है, लेकिन वो ठहराव क्या होगा, वहां लिखा नहीं होगा, बल्कि वो ठहराव आपको कोई पंक्चुएशन का मार्क होगा, वहां पे वो यूज किया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा रुकना। तो सेजरा मीन्स स्टॉप, सेजरा मीन्स एक ठहराव, सेजरा का मतलब होता है रुकने से। तो सेजरा जो है वो आपका क्या है, स्टॉप है, ठहराव है, रोकने से है, उसको लेकर के सेजरा होती है। तो व्हेन यू गो विथ सेजरा, व्हेन यू गो विथ कामा, यही उसका मकसद, इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। तो सेजरा मीन्स स्टॉप, सेजरा मीन्स ठहराव, सेजरा मीन्स स्टॉप, सेजरा मीन्स स्टॉप या सेजरा मीन्स ठहराव, ये चीज होता है। थैंक यू सर। ठीक है विनोद जी, ओके ओके। नाउ ओके, थैंक यू सो मच। लेट मी एक्सप्लेन द होल पोएम। या शेयरिंग विद यू, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। You find sonnet number 138, and when I talk about this sonnet की आज के क्लास में हमको इसी sonnet को लेना था, और इसमें आप देखेंगे कि कल भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि there are 154 sonnets and out of 154 there are only 2 sonnets in our syllabus, और sonnet number 138 and sonnet number 29। और मैंने बताया था कि चाहे आप इसे नंबर से जानिए, चाहे आप इसे जो है उसकी पहली लाइन से जानिए, हर सॉनेट का जो पहली लाइन है वही सॉनेट का समटाइम्स उसका टाइटल हो जाता है, समटाइम थीम के आधार पे भी टाइटल रखा गया है। जैसे अगर आपको याद होगा कि बीए फर्स्ट ईयर में मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली वी ऑल हैव रेड ट्रू लव, ट्रू लव हम लोगों ने पढ़ा है, सॉनेट था। और उसी सॉनेट को, जो ट्रू लव था, उसी उसी का पहली लाइन भी जो है उसका सॉनेट था, कि सॉनेट का टाइटल था लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स करके। तो ये सब चीजें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में चलती थी बहुत पहले वो सॉनेट्स, अब तो पैटर्न चेंज हो गया। और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ही कोर्स में रहा, क्योंकि उसकी जिस मैडम ने इस सिलेबस को डिजाइन किया है, शी इज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो उन्होंने जो पूरा का पूरा सिलेबस है, स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर
उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ही सिलेबस को, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस का है, वहां की पोएम्स, वहां की चीजों को ज्यादातर उन्होंने रखा। मैं नहीं कहता 100% रखा, लेकिन ज्यादातर उन्होंने उसको तरजीह दी है। अब यहाँ पे एक चीज होता है कि जब आप सोनेट नंबर 138 को लेते हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इट्स अ लव सोनेट। व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज इट? इट्स अ लव सोनेट। And in this love sonnet, what do you see? In this love sonnet, what do you find? You here come to know, या you here find, जिसमें बताया गया है कि वो एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को लेके बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी बिलव्ड का नाम नहीं लिया है, क्योंकि वहां पे शेक्सपियर अपना भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होने की वजह से ऐसा लगता है कि हु इज द टेलर इज विलियम शेक्सपियर, हु टेल्स द होल सिचुएशन, विलियम शेक्सपियर टेल्स द होल सिचुएशन, बिकॉज ही यूजेस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। लेकिन इसके अलावा थर्ड पर्सन प्रोनाउन का भी यूज किया है, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसमें शी है। तो जो शी है, हम सारे लोग जानते हैं कि लेडी के लिए यूज किया जाता है, गर्ल के लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। और ये लव सोनेट है, इसमें लव को लेकर के बात की गई है। और इस सोनेट में जो लव है वो वैसा लव नहीं है जिसको आप प्योर लव कह सकते हैं, ऐसा लव जो म्यूचुअल बॉन्डिंग पर हो, या ऐसा लव जो आपका हार्ट और सोल की इनर वाइस पर बेस्ड हो। नो, नॉट एट ऑल। इसमें डिसीट आपको मिलेगा, इसमें आपको डिसीव मिलेगा, इसमें आपको डिसीट मिलेगा। इसमें ऐसा लगता है कि यह आर्टिफिशियल लव है, और लवर जो है बिलव्ड से खेल रहा है, बिलव्ड लवर से खेल रही है, लवर जो है बिलव्ड को बेवकूफ बना रहा है, बिलव्ड लवर को बेवकूफ बना रही है। सच अ थिंग यू विल कम टू नो। तो एक अच्छा सोनेट है, लेकिन उस सोनेट में थीम तो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे, और उसकी लाइन को एक्सप्लेन भी जहां जहां मैं करूंगा आप समझ जाएंगे कि व्हाट आई वांट टू से। लेकिन जो ध्यान में रखना है कि आपको क्या, when my love, when you talk about love, तो इसका मतलब कि when my love, this particular love, it refers to what? It's a love sonnet, and in this sonnet Shakespeare ultimately tells the situation. And what is the situation? Situation is that he addresses his beloved. And who is his beloved? Here directly she is not mentioned, but critics say that his beloved was dark lady, और उसकी जो बिलव्ड है वो बड़े बड़े कस्में खाती है, शी। दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन माय लव स्वेयर्स, व्हेन माय लव टेक्स ओथ, जब मेरी लव या जब मेरी बिलव्ड प्यार के नाम पे कस्में खाती है। ऑलरेडी इंडियन सेंसिबिलिटी तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है, इंडियन मूवी इसका बहुत सारा एग्जांपल है। तमाम बड़े बड़े वादे, तमाम बड़े बड़े कस्में जो है लव में खाई जाती हैं। और उसी पैटर्न को लेकर के उन्होंने भी कहा कि व्हेन माय लव स्वेयर्स, जब मेरी अपनी लव जो है या प्यार के नाम पे जो मेरी बिलव्ड है, जिसको उन्होंने शी के रूप में एड्रेस किया, वह कसम खाती है। और क्या कहती है? मेड ऑफ ट्रूथ। पूरे सोनेट का जो पहला लाइन है उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह क्या है? मेड ऑफ ट्रूथ। जो अगर कोई आदमी कसम खाता है किसी के लिए, तो कसम इंपॉर्टेंट नहीं है, कसम मतलब उतना उस हिसाब नहीं, लेकिन जिस चीज को लेके वो कसम खाता है उसको यह प्रूव करना चाहता है, वह दिखाना चाहता है कि अगर मैं इस चीज के लिए मैं कसम खाता हूं तो यह सत्य है, इसमें आपको डाउट नहीं करना है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कसम खाना अपनी जगह है, लेकिन जिस चीज के लिए आप कसम खा रहे हैं वो चीज हाईलाइट ज्यादा होती है। तो यहाँ पे शेक्सपियर ये कहते हैं कि शी टेक्स ओथ, बट टेकिंग ओथ ऑन एनी पार्टिकुलर इशू, ऑन एनी पार्टिकुलर टॉपिक, दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट। तो जब वह कसम खाती तो किस चीज के लिए? मेड ऑफ ट्रूथ, कि वह एक दूसरे के प्रति वफादार है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी से बार बार ये कहा जाए कि यू हैव डाउट मी, यू डाउट मी, बट आई एम वेरी लॉयल, आई एम वेरी डेडिकेटेड, ईश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, तमाम तरह की जो बातें होती है इस तरह से, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह चीज इंडिकेट कर रहा है कि उस डाउट को दूर करने के लिए चीज किया जा रहा है, कि उसके मन में डाउट है। लेकिन आपकी जो नियत है वो आप ही समझ सकते हैं, लेकिन आपकी नियत के साथ साथ जो आपकी हरकत है या जो आपका काम करने का तरीका वह भी कुछ सिग्नल देता है। तो ऐसा लगता है, पहली ही लाइन में ऐसा लगता है कि अगर लवर जो है बिलव्ड या लवर या बिलव्ड जो है लवर से कसम खा रही है कि मैं आपके प्रति वफादार हूं, तो इसका मतलब कि बिलव्ड के प्रति लवर के माइंड में डाउट है, और उस डाउट को दूर करने के लिए बिलव्ड क्या कर रही? कसम खा रही है। तो ये पहली लाइन बहुत कुछ इशारा करता है। यह ये भी इशारा करता है कि बिलव्ड जो है चालाक है, बिलव्ड अश्योर कर रही है अपने लवर को, और लवर को डाउट है। या ये भी कहा जा सकता है कि लवर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो बिलव्ड है उसका कैरेक्टर डाउटफुल है,
जबकि यहाँ पे वो ये भी दिखा सकता था कि लवर कसम खा रहा। अगर अभी यही 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 अगर सोनेट उन्होंने लिखा होता, पेट्रार्च ने लिखा होता, तो वहां पे बिलव्ड कसम ना खाती। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे लवर कसम खाता, वहां पे लवर दिखाता है कि वह उसके प्रति लॉयल है, वहां पे बिलव्ड को ज्यादा फ्रीडम दी गई है। बट हियर यू कम टू नो व्हाट, हियर यू कम टू नो कि व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, वह एक दूसरे के प्रति, वह उसके प्रति वफादार है। ट्रूथ हियर डज नॉट मीन कि ट्रूथ मीन्स शी इज टेलिंग अ lie. Truth here refers to it कि she is loyal, she is not deceiving, she is not deceiving, she is honest, and she is not using that she is dead honest, but she is saying that कि she is truthful, she is made of truth, वह उसके प्रति वफादार है, वह उसके प्रति जो उसका रिलेशन है, उस रिलेशन में उसे कोई डाउट नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ या उस डाउट को दूर करने के लिए बिलव्ड इज टेकिंग ओथ एंड परहैप्स शी वांट्स टू प्रूव दैट शी इज लॉयल, शी इज डेडिकेटेड। देयर शुड बी नो डाउट इन द हार्ट, इन द माइंड ऑफ विलियम शेक्सपियर कि दैट हिज बिलव्ड इज नॉट लॉयल टू हर, his beloved is loyal to her and his beloved is dedicated to her, his beloved is only made for him। मतलब सब कुछ उसी के लिए है। तो ये एक चीज इंडिकेट करता है। फिर उसके रिस्पांस पर जब उसने कसम खाई कि मैं आपके प्रति वफादार हूं, मेरा प्यार सच्चा है, मैं आपके प्रति बिल्कुल जो है धोखा नहीं दे रही हूं, तो इसी बात को लेके तुरंत शेक्सपियर ने क्या किया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज किया। अब अपना रिस्पांस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आई डू बिलीव हर, उसके इस तरह के कसम खाने पर मैं विश्वास करता हूं। आई डू बिलीव। अजय जी आपने अपने आप को म्यूट नहीं किया। हेलो। देखिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं क्लास ले रहा हूं तो प्लीज म्यूट, बीच में साउंड आता है तो दिमाग आदमी का इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज म्यूट। जो भी क्वेरी होगी एज आई एक्सप्लेन द होल पोएम यू कैन आस्क। So in the second line, you will come to know कि I do believe her. What does it mean? It here means that कि वो समझ रहे उसकी चाल को। कौन समझ रहा उसकी चाल को? शेक्सपियर समझ रहा है। कह रहे कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन करता हूँ। वो किससे बताना चाहते हैं? रीडर से बताना चाहते हैं। I do believe her. I believe means कि she is loyal to me, या हर ग्रीसी वाइस, या जो कुछ भी उसने यूज किया। आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। दो बातें, जब उसने कसम खाई कि मैं आपके प्रति वफादार हूं, तो शेक्सपियर ने ही वैसे भी दिखाने की कोशिश की, नैरेटर भी वैसे ही दिखाने की कोशिश किया कि मैं तुम में विश्वास करता हूं, मैं तुम पे जरा भी जो है डाउट नहीं करता हूं, मैं तुम पे विश्वास करता हूं। दो आई नो, लेकिन बाद में कामा लगा हुआ है, यही सेजरा है, यहाँ पे ठहराओ। फिर वो कुछ आगे कहना चाहते हैं, दो आई नो, यद्यपि मैं जानता हूं, शी लाइज कि वह झूठ बोलती है। शी लाइज, वह झूठ बोलती है। व्हाट डज इट इंडिकेट? शी लाइज, वह झूठ बोलती है। यह बात शेक्सपियर किससे कहना चाहते हैं? यह बात शेक्सपियर जो है रीडर से कहना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे वह झूठ बोलती है। यहाँ पे दो चीजें निकल रही है। एक तो सबसे पहली चीज ये निकल रही है कि वह झूठ बोलती है, दूसरा चीज यह भी निकल रहा है कि दो आई नो शी लाइज, कि मैं ये जानता हूं वह मेरे प्रति वफादार है। लाइज का मतलब साथ में रहना, मतलब शी इज लॉयल टू मी। तो यहाँ पे पन का यूज किया गया, जो वर्ड लाइज आया वो दो आई नो शी लाइज दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, दैट शी माइट थिंक मी, वह मुझे सोच सकती है कि मैं कैसा हूं अनट्यूटर्ड। देखिए यहां से लेके यहां तक कुछ नहीं, केवल उसकी सोच को लेकर के बात करी, कहीं पे कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। या शेक्सपियर के दिमाग में चल रहा है, नरेटर के दिमाग में चल रहा है कि मेरी बिलव्ड जो है यह भी सोच सकती है या मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही है कि जैसे मैं अनट्यूटर्ड यूथ हूं। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनट्यूटर्ड, अनट्रेन्ड, यूथ, यंग ब्लड। सो रिमेंबर दैट कि दैट शी थिंक, वह शी माइट थिंक, उसके दिमाग में यह विचार आ सकता है, या वह मुझे ऐसा लेती है, ऐसा मेरे समझ में आ रहा है, वह मुझे ट्रीट कर रही है। कैसे ट्रीट कर रही? अनट्यूटर्ड यूथ। तो व्हाट डू यू मीन बाय अनट्यूटर्ड यूथ? अनट्रेन्ड, एन इमेच्योर पर्सन। वह मुझे ऐसा ट्रीट कर रही थी जैसे मैं
इमेच्योर पर्सन हूं, मैं कुछ जान नहीं रहा हूं, या उसकी हरकतों पर मेरी निगाह नहीं है, या जो भी वो कस्में झूठी कसम खा रही है, मैं उसके बारे में जानता नहीं, मैं उसकी नीयत से वाकिफ हूँ, उसकी हर चीज से वाकिफ हूँ, और मुझे पता है कि उसका इरादा क्या है, लेकिन वह मुझे ऐसा ही ट्रीट कर रही है कि आई एम नॉट अ मेच्योर वन, शी इज ट्रीटिंग मी एज अनट्यूटर्ड यूथ, अ यूथ दो आई एम अ मेच्योर पर्सन, मेरी एक उम्र हो चुकी है, उसके बावजूद भी वह मुझे कैसे ले रही है, अनट्यूटर्ड यूथ में ले रही है। अनट्यूटर्ड यूथ यह भी इंडिकेट कर रहा है कि लब के मुझे वो किस्से सुना रही है, लब के मुझे वो अफसाने सुना रही है, जो कि एडोलिसेंस एज में जो है लवर बिलव्ड एक दूसरे से सुनते हैं, सुनाते हैं या उम्मीद करते हैं, लेकिन वो नहीं जान रही कि मैं एक मेच्योर पर्सन हूं, आई एम नॉट एन अनट्यूटर्ड यूथ, बट शी इज ट्राइंग टू ट्रीट मी लाइक एन अनट्यूटर्ड यूथ, वह मुझे जो है अनट्यूटर्ड यूथ के रूप में। तो ये जो इमेज है अनट्यूटर्ड यूथ का, दिस पार्टिकुलर इमेज इज हाईली सिग्निफिकेंट, कि इमेच्योर लवर के रूप में, एडोलिसेंस में जो अफसाने होते हैं प्यार के, जो किस्से होते हैं प्यार के, वो काफी स्वीट होते हैं, काफी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें जो है रियलिटी लाइफ में नहीं होती है। जो एडोलिसेंस एज का लव होता है, उसमें वह बिलव्ड की ओर ही खींचा जाता है, या बिलव्ड लवर की ओर ही खींची चली जाती है, उसमें उसको कोई दोष नहीं नजर आता। लेकिन जब आदमी मेच्योर हो जाता है, तो वह अपनी मेच्योरिटी से अपने लव को जज करता है, देखता है। तो शेक्सपियर कहते हैं मैं कोई अनट्यूटर्ड यूथ नहीं रह गया हूं, बट शी इज ट्रीटिंग मी लाइक अनट्यूटर्ड यूथ, अनलर्नड इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सटलिटीज। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे दिखा रही कि मैं अनलर्न हूं। अनलर्न, दिस पर्टिकुलर वर्ड इज हाईली सिग्निफिकेंट। अनलर्न, कि अनलर्न, अनट्यूटर्ड यूथ, अनलर्न, ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई इल्म नहीं है, मेरे अंदर कोई हुनर नहीं, जैसे लगता है मैंने जिंदगी को देखा नहीं है। शी थिंक्स या शी टेक्स मी हाउ, शी टेक्स मी जस्ट लाइक अनट्यूटर्ड यूथ एंड अनलर्न, जो कि लर्न नहीं, जिसको ज्ञान नहीं, जो शिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है। अगर ये वर्ड यूज किया जाए तो अनट्यूटर्ड यूथ, अनलर्न, अगर किसी के लिए यूज किया जाए तो दीज आर नॉट गुड वर्ड्स। यह उसकी पर्सनालिटी को ऐसा प्रेजेंट करेगा कि वह मेच्योर नहीं, ही और शी डजंट नो द एबीसीडी ऑफ लाइफ, दीज थिंग्स यू फाइंड अनलर्न इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सटलिटीज। सटल, सटल माने होता है सूक्ष्म, कि दुनिया में जितनी भी गलत चीजें हो रही है, और दुनिया की जितनी सूक्ष्म चीजें हैं, जिसको आप कहते हैं गूढ़ विषय, दुनिया के जो भी गूढ़ विषय है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं उससे वाकिफ नहीं हूं, वह मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही है। तो ये पहला 4 लाइन है, फुल स्टॉप है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा कि बिलव्ड जो है लवर के प्रति कसम खाती हुआ वह उसके प्रति वफादार है, और लवर ये जानता है कि वह उसके साथ खेल रही है, और लवर ये दिखाने की कोशिश करता है कि शी इज प्लेइंग विद मी एंड आई एम प्लेइंग विद हर। और वो कहता है आई नो शी लाइज, मैं जानता हूं वो मुझसे झूठ बोल रही है। ये भी हो सकता है कि आई नो दैट she is staying with me and showing that she is loyal, बट आगे वाली थर्ड लाइन में कहता है कि she treats me like an untutored youth and unlearned, वो मुझे ऐसा दिखाती है जैसे मुझे जिंदगी की जो केमिस्ट्री है उसका एबीसीडी मुझे नहीं पता, जबकि वो नहीं जानती कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मुझे सारी चीजें पता है, कौन कहाँ झूठ बोल रहा है, कौन सा गूढ़ विषय है, कौन सा ऐसा विषय जिसमें जो बहुत सूक्ष्म है, जिसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, दिस थिंग। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं 10 इस प्रकार वेनली थिंकिंग, वेन का मतलब होता है मिथ्या, झूठ, अगर हम जो है झूठे ढंग से चीजों को सोच रहे हैं, दैट शी थिंक्स मी यंग, अगर वह ये सोचती है कि मैं अभी भी यंग हूं, वहां पे देखिएगा अनट्यूटर्ड यूथ था, और यहाँ पे फिर से वह जो है क्या करती है, शेक्सपियर के दिमाग में ये विचार चल रहा है, इसका मतलब उनकी बिलव्ड ने कुछ चीजें ऐसी की होंगी जिसकी वजह से शेक्सपियर के दिमाग में ये चीजें चल रही है, और वो नरेटर से बात कर, नॉट रीडर से बात कर रहे हैं। और क्या करे, 10 वेली थिंकिंग, वह व्यर्थ में सोचती है, क्या सोचती है, शी थिंक्स मी यंग, अगर वह सोचती है कि मैं अभी यंग हूं, यंग का मतलब इमेच्योर हूं, यंग का मतलब कि 18 साल का हूं, यंग का मतलब 20 साल का हूं, यंग का मतलब अंडर 30, यंग का मतलब अंडर 35 हूं, अगर वह मुझे इस तरह से ले रही है तो वह गलत है। क्यों? चूंकि मैं उस एज को क्रॉस कर चुका हूं, मैं उस जिंदगी को जी लिया हूं, मैं उस जिंदगी के जितने भी ब्यूटीफुल मोमेंट थे, जितने भी हार्श मोमेंट लाइफ के थे, आई हैव एंजॉयड, आई हैव लिव्ड, आई हैव फेस्ड। और अगर वह इस समय मुझे एक अनट्यूटर्ड यूथ के रूप में ट्रीट करती है, या एक तरह से यंग के रूप में ट्रीट करती है, तो इट मींस दैट शी इज नॉट मैच्योर, शी शुड नो दैट आई नो द एबीसीडी ऑफ लाइफ, आई नो द होल केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, आई नो द whole situation, I know how to overcome the situation, how to face the situation, मैं जानता हूं।
Although she knows my days are past the best. What a line, बहुत खूबसूरत लाइन है। Although she knows, जबकि हकीकत यही है कि वह जानती है, my days, जो मेरे दिन है, are past, वे गुजर चुके, the best, खूबसूरत दिन, अच्छे दिन। वह जानती है कि मेरे जो अच्छे दिन थे, खूबसूरत दिन का मतलब जवानी के दिन जो थे, खूबसूरत दिन का मतलब कि एक तरह से आपके स्प्रिंग डेज ऑफ माई लाइफ। खूबसूरत दिन का मतलब कि जब मैं नवयुवक था और जब मैं उसकी कंपनी मुझे मिल रही थी, वो दिन तो मेरे गुजर चुके हैं। अगर उन गुजरे दिनों को वो नहीं समझ पा रही है और आज भी मुझे उसी वे में ट्रीट कर रही है, तो यह उसकी अपनी सोच है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से बताया कि आल्दो शी नोज, वह जानती, हकीकत ये वह जानती है, लेकिन वह मुझे ट्रीट कैसे कर रही है? शी इज ट्रीटिंग मी लाइक अ यंग बॉय, she is treating me like a young lover, she is treating me like an immature lover, she knows it very well that my golden days have passed in her beautiful arms, but she presents, वह ऐसा प्रेजेंट करती है, वह इस तरह से प्रेजेंट करती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद although she knows my days are past the best, simply I credit her false speaking tongue। सिंपली, मैं इसके लिए सिंपल तौर पर एक ही चीज को क्रेडिट देता हूं, डेबिट नहीं है बल्कि क्या है, क्रेडिट है। इन सारी कहानी के पीछे, इन सारे विषयों के पीछे, इन सारी चीजों के पीछे केवल एक चीज को क्रेडिट दिया जा सकता है, हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, कि उसकी जुबान से केवल और केवल जो है गलत शब्द, झूठे शब्द, चिकनी चुपड़ी वाले शब्द ही निकल रहे हैं। सिंपली आई क्रेडिट हर, आई क्रेडिट है शेक्सपियर क्रेडिट टू हुम, टू हर बिलव्ड, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि केवल वह चिकनी चुपड़ी बातें, उन्होंने उसके शरीर के एक आर्गन को लिया, वह कौन सा आर्गन है? टंग है, कि वह केवल चिकनी चुपड़ी बातें, मक्खन लगाने वाली बातें, आप कह सकते हैं कि बहलाने वाली बातें जो है, जैसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है वैसे वह ट्रीट कर रही मुझे, और वह झूठ बोल रही है। फिर आगे कहते ऑन बोथ साइड्स, और यह जो झूठ बोलने का गेम चल रहा है, यह दोनों तरफ से चल रहा है, ऑन बोथ साइड्स, मेरी भी तरफ से वही गेम चल रहा है, उसकी भी तरफ से वही गेम चल रहा है, दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि दे आर लॉयल टू ईच अदर, लेकिन दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। और जब इस तरह के गेम खेले जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है? दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, तब सच्चाई का गला घोट दिया जाता है। When you find कि when such a game are played from both sides, means lover is not loyal to beloved and beloved is not loyal to lover, and both are saying that we are loyal to each other only outwardly, there is no room of honor, there is no room of respect। अगर इस तरह का चीज नहीं होता है तब ये चीजें वहां पे देखने को मिलती है। फिर क्या कहते हैं कि on both sides thus is simple truth suppressed, दोनों साइड से सत्य का गला घोंटा जाता है। इसका मतलब दोनों दोषी हैं, लेकिन शेक्सपियर मेल है, शेक्सपियर ने तो अपनी बातें कह दी, शेक्सपियर ने तो अपने आप को उतना दोषी नहीं बताया। अगर यही जमाना फेमिनिज्म का होता, फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सॉनेट को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि शेक्सपियर भी उतने ही दोषी हैं जितना उनका बिलव्ड है, दोनों वही गेम खेल रहे हैं। लेकिन शेक्सपियर ने अपनी बिलव्ड की हरकत को तो बता दिया कि वह झूठी कस्में खाती है, उसके मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें निकलती है, मुझे अनट्यूटर्ड यूथ के रूप में ट्रीट करती है, अनलर्नेड पर्सन के रूप में प्रेजेंट करती है, और मुझे ऐसा दिखाती है जैसे मैं केवल यंग हूं, जबकि मेरे अच्छे दिन उसकी बाहों में गुजर चुके, तमाम चीजें। अगर फेमिनिज्म वाला होता, जेंडर स्टडीज वाला होता, तो तुरंत क्वेश्चन मार्क करता कि क्या आपने ऐसा गेम नहीं खेला, क्या आपने उसको ऐसा ट्रीट नहीं किया। तो एक पक्ष की आवाज यहाँ पे सुनी गई, लेकिन ये शेक्सपियर की खास बात है, उन्होंने कह दिया कि मैं भी वही गेम खेल रहा हूं ऑन बोथ साइड्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, बट वेयरफॉर से शी इज नॉट, शी इज अनजस्ट, बट वेयरफॉर से, लेकिन ये बात उससे कैसी कहा जाए, बट लेकिन, वेयरफॉर कैसे, सेज कहा जाए, शी नॉट वह नहीं है, शी नॉट शी इज अनजस्ट वह मेरे प्रति अनजस्ट नहीं है। ये बात मैं उससे कैसे कह सकता हूं? शी नॉट वह, दो चीजें हैं, लेकिन मैं कैसे कहूं कि वह वफादार मेरे प्रति नहीं है, और फिर करें शी इज अनजस्ट, बल्कि वह मेरे प्रति क्या, अनजस्ट है। दो शब्द को ध्यान में रखें, शी नॉट
शी इज अनजस्ट, वह लॉयल नहीं प्लस वह अनजस्ट है, एक क्वेश्चन मार्क, एक कहने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि वही गेम वो भी खेल रही, वही गेम मैं भी खेल रहा हूं, जब मैं ईमानदार नहीं हूं तो मैं नहीं कह सकता, वह ईमानदार नहीं तो वह नहीं कह सकती है। फिर कह रहे हैं कि एंड वेयर फोर सेज नॉट, और कौन इस चीज को कहे, आई दैट आई एम ओल्ड, कि मैं अब तो बूढ़ा हो चुका, आई एम नॉट यंग, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक अ यूथ, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक अ यंग लवर, though you know very well that I have passed the golden days, the spring days of my life in your beautiful arms, but who will say no, not at all? And wherefore say not I that I am old. Oh, love's best habit is in seeming trust. बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है। और अगर आप देखें, कह रहे हैं कि लव्स बेस्ट हैबिट, जो प्यार की सबसे अच्छी हैबिट होती है, जो प्यार की एक मासूमियत होती है, वह किसमें नजर आती? सीमिंग ट्रस्ट, केवल एक दूसरे में विश्वास करने में। सीमिंग ट्रस्ट, वो लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग, केवल अगर दूर से भी, बाहर से भी अगर हमें लगे कि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम किए हैं, दिखावटीपन में ही अगर लगे कि एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे के प्रति विश्वास कर रहे हैं, तब भी लफ्ज की बेस्ट हैबिट वही है। जो प्यार है वह परवान चढ़ेगा, चाहे वह दिखावटीपन में। लेकिन जिस दिन ये चीज हो जाता है कि आई डोंट ट्रस्ट यू, यू डोंट ट्रस्ट मी, आई डोंट बिलीव इन यू, यू डोंट बिलीव इन मी, वहीं पर क्या होता है? एक दूसरी खेल शुरू होती है, वह होता है डाउट, डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन का। ओ लव द बेस्ट हैबिट, इन्होंने इसमें लव की खूबसूरती बताई कि लव की जो खूबसूरती है, जो उसकी मासूमियत है, जो एक तरह से उसका अपना ओडोर है, जो उसका फ्रेग्रेंस है, जो उसकी खुशबू है, जो उसकी महक है, वह केवल एक दूसरे में ट्रस्ट करने में, चाहे वह ट्रस्ट प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो। एंड एज इन लव loves not to have years told, एंड एज इन लव, और जब लव होता है तो उसमें एज मायने नहीं रखता, ये दूसरी बात उन्होंने कही। एंड एज इन लव, जब लव होता है तो एज डजेंट मैटर, कि आई एम यंग, यू आर नॉट यंग, आई एम यूथ, इस तरह की बातें। लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और जब जो है एक दूसरे के को लोग लव करते हैं तो उसमें जो है वर्षों की गिनती नहीं होती। लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, कोई भी प्यार जो है वर्षों में, संख्या के आधार पर, दिनों के आधार पर काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ही हियर टेल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लव, एंड व्हाट इज ट्रू लव? इफ एनीवन इज इन लव विद एनीवन, तो लव डजंट नीड एज, या लव इन लव इट इज नॉट सीन व्हाट इज योर एज, लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और लव जो है ईयर्स में काउंट नहीं किए जा सकते हैं। देयरफॉर आई लाई विद हर, यहाँ पे पन का एकदम एकदम से बिल्कुल पन का यूज किया गया है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, आई लाई विद हर, मैं उसके साथ झूठ बोलता हूं। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी, वह मेरे साथ झूठ बोलती है। एक तो ये सेंस निकलेगा, और फिर उसके बाद जो मेरी नजर में सेंस निकलेगा, ऊपर की उन्होंने जितनी बातें कही कि लव में एज नहीं देखा जाता, लव जो के जब रिश्ता है तो किसी के साथ उसमें ईयर्स में उसको नहीं काउंट किया जाता, यही कारण है कि उसका विश्वास मेरे प्रति कायम है, वह मेरे साथ रह रही है, मैं उसके साथ जिंदगी बिता रहा हूं। एंड इन आवर फॉल्स बाई लाइज वी फ्लैटर्ड बी, एंड इन आवर फॉल्स, और हमारी गलती यही। उन्होंने देखिए कितना खूबसूरत ढंग से बताया, इन्होंने ये नहीं कहा एंड हर फॉल्ट, उन्होंने नहीं कहा एंड माई फॉल्ट, और एंड इन आर फॉल्ट। आर फॉल्ट मतलब दोनों को उसी चश्मे से देख रहे हैं, और कह रहे हैं और हमारी गलती ये है बाई लाइज, कि हम एक दूसरे के प्रति झूठ बोल रहे हैं। वी फ्लैटर्ड बी, चापलूसी करते हुए भी हम एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे के साथ खड़े हैं। फ्लैटर्ड मतलब चापलूसी, वह मेरे प्रति फ्लैटरिंग कर रही, चीट कर रही, डिसीट कर रही है, मैं उसके प्रति कर रहा हूं। वह मेरे प्रति पैशनेट है, उसको मेरे में लस्ट नजर आ रहा, मुझे उसमें लस्ट नजर आ रहा। इतने सब गेम होने के बावजूद भी हम और वो एक दूसरे के प्रति वफादार है। तो लास्ट की जो दो लाइन है कपलेट है, उसके पहले की जितनी भी चीजें रही हैं उसमें आप देखते हैं कि क्वार्टरेन चल रहा था 4-4-4 का, और बाकी सारी चीजें जैसा बताया गया कि उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी आपको देखने को मिलेगा, तमाम चीजें। और ये जो लाइन है ऑफ बोथ साइड्स दस इज सिंपल टू सप्रेस, हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड कॉन्सोनेंस, here you find consonants, repetition of not repetition of consonants letter, that is what s का बहुत ज्यादा, p का,
ऑन बोथ साइड्स, अगर आप देखिएगा साइड्स में भी, 10 में भी, इज में भी, सिंपल में भी, एंड देन यू फाइंड सप्रेस्ड, हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड कॉन्सोनेंट्स। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि ये सब चीजें रही हैं, एंड सिंपली आई वांट टू एक्सप्लेन इन, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेकर के एक नोट्स मैं और भेजूंगा आपको, ताकि वो चीजें अच्छे ढंग से आपको कंप्लीट हो जाए और चीजें एक समझ में आ जाए। हाँ, इस पोयम को लेकर के अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई रिस्पांस हो, तो यू कैन शेयर। यस सर। जी ब्रजपाल जी। थैंक यू सो मच सर, सर क्लियर वेल एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन्ड। मजा आ गया सर, वास्तव में जितने शिद्दत के साथ ये पोएम लिखी होगी ना विलियम शेक्सपियर, उतनी शिद्दत के साथ सर आपने एक्सप्लेन किया। जी जी जी, बहुत ज्यादा थैंक यू, अच्छा लगा थैंक यू। सर। जी जी जी। तो आई थिंक कि अगर आपके पास समय हो तो मैंने एक और पीडीएफ फाइल भेजा था, मैं चाहूंगा कि मैं उसको भी लूं, लेकिन 2 मिनट के लिए, या अगर आप कहिए तो मैं 10 मिनट का ब्रेक दे दूं, फिर मैं हम लोग शुरू करें, या अगर आप लोग बिल्कुल बिजी सर, हो बिल्कुल। आज। अच्छा नहीं नहीं अच्छा, सर, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है सर, आज हम सब लोग फ्री हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है सर ठीक है। वास्तव में। हाँ हाँ, हमारी मैं भी जिद्दत अभी चाहता हूँ तक भी कि, नहीं गई सर। ठीक हो, ओके, ठीक है, जी ओके, जी, मैं जिस भी दिन चाहता हमारी हूँ कि जॉब मैं लग जाए उसी को, चलेगी। ठीक नहीं नहीं, ठीक। जरूर, यू ऑल विल गेट सिलेक्शन, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसको पढ़ा दूं एक और, चूंकि हो सकता है कि 1-2 दिन मैं भी बाहर रहूं, तो हम लोगों का थोड़ा सा इधर चीजें हो जाएगी, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो मैं आपसे 5 या 10 मिनट बाद, अभी टाइम कितना हो रहा है? 10 आई बज गए थिंक सर। कि 10 बज गए 10 बज सर। गए। हम लोग थोड़ी देर बाद, आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, हम लोग दोबारा वापस इसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और आप लोग मैसेज ओके डाल दिए ग्रुप में, हो सकता है वो लोग ज्वाइन करें। ठीक है। ओके, थैंक यू ओके सर। सर।